हेलो स्टूडेंट्स, राजनीति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग फंडामेंटल राइट्स में राइट टू फ्रीडम को समझेंगे, जिसका उल्लेख आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक किया गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मूल संविधान के अनुच्छेद 19 के द्वारा नागरिकों को 7 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई थी और 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा संपत्ति की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया गया। अब ये केवल कानूनी अधिकार है, अब इसकी गिनती मौलिक अधिकार के रूप में नहीं होती है। इस प्रकार अब नागरिकों को 6 स्वतंत्रताएं ही प्राप्त हैं, जिसमें पहली स्वतंत्रता है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। भारत के सभी नागरिकों को विचार करने, भाषण देने की स्वतंत्रता प्राप्त है। प्रेस भी विचारों के प्रचार का एक साधन है, इसलिए इसमें प्रेस की भी स्वतंत्रता शामिल है। विचार एवं अभिव्यक्ति का अधिकार बहुत ही व्यापक है, इसलिए राज्य के हित में इस पर प्रतिबंध भी लगाए गए हैं, अर्थात उन्हें सीमित किया गया है, जिसमें कुछ प्रतिबंध इस प्रकार हैं। राज्य की सुरक्षा से संबंधित, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के हित में, लोक व्यवस्था अर्थात पब्लिक ऑर्डर से संबंधित, शिष्टाचार या सदाचार से रिलेटेड, न्यायालय की अवमानना से संबंधित, मानहानि, अपराध के लिए उत्तेजित करना और भारत की प्रभुता एवं अखंडता से संबंधित अगर कोई भी विचार होता है तो उसे प्रतिबंधित किया जा सकता है। नेक्स्ट है अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता। तो आर्टिकल 19 के द्वारा दूसरी स्वतंत्रता प्रदान की गई है, जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने विचारों के प्रचार के लिए शांतिपूर्वक और बिना शस्त्रों के सभा या सम्मेलन कर सकता है, किंतु यह स्वतंत्रता अनलिमिटेड नहीं है और राज्य के द्वारा सार्वजनिक सुरक्षा के हित में इस अधिकार को सीमित किया जा सकता है। तीसरी स्वतंत्रता है समुदाय और संघ के निर्माण की स्वतंत्रता। संविधान के द्वारा सभी नागरिकों को समुदाय और संघ के निर्माण की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। जैसा कि हम अपने देश में देखते हैं, बहुत सारे संगठन समुदाय बने हुए हैं, तो वो अपने इसी अधिकार के तहत संगठित किए गए हैं। चौथा अधिकार है अनुच्छेद 19 के तहत भारत राज्य क्षेत्र में अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता। भारत के सभी नागरिक बिना किसी प्रतिबंध के संपूर्ण भारत में घूम सकते हैं, लेकिन सामान्य जनता व अनुसूचित जनजातियों के हित में राज्य उन पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। इसी रेफरेंस में मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी। ये घटना 21 नवंबर 2018 की है, जिसमें अमेरिकी नागरिक जॉन एलन चाउ की अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सेंटिनलीज जनजाति के लोगों ने तीर मारकर हत्या कर दी थी। यह एक आदिवासी एरिया है और वहाँ जाना प्रतिबंधित है। और ये जॉन एलन चाउ वहाँ पर क्रिश्चियनिटी के प्रचार के लिए गए थे और उन्होंने राज्य से कोई भी परमिशन नहीं ली थी। क्योंकि यह प्रतिबंधित क्षेत्र है, वहाँ पर राज्य की परमिशन आवश्यक है, तो इसीलिए उनकी सुरक्षा के लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं था, किसी ने गारंटी नहीं ली थी। तो राज्य के द्वारा अगर किसी को परमिशन प्रदान नहीं की जाती है, जहाँ जिन एरियाज में को प्रतिबंधित किया गया है, तो उनकी सुरक्षा को लेकर खतरा हो जाता है, वो सेफ नहीं रहते हैं। इसमें नेक्स्ट है 5वीं स्वतंत्रता है भारत राज्य क्षेत्र में अबाध निवास की स्वतंत्रता। भारत के सभी नागरिक अपनी इच्छा अनुसार स्थायी या अस्थायी रूप से भारत में किसी भी स्थान पर बस सकते हैं, रह सकते हैं। छठी स्वतंत्रता है वृत्ति, उपजीविका या कारोबार की स्वतंत्रता, अर्थात व्यापार, व्यवसाय और रोजगार करने की स्वतंत्रता इस अनुच्छेद के द्वारा प्रदान की गई है, लेकिन राज्य जनता के हित में इन स्वतंत्रताओं पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। अतः कोई भी व्यक्ति इलीगल काम नहीं कर सकता, उसी व्यवसाय को कर सकता है, उसी काम को कर सकता है जो कानून के दायरे में उचित है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इन 6 स्वतंत्रताओं के अलावा आर्टिकल 19 में कुछ और अधिकारों को भी शामिल किया है, जिसमें फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार, शांति का अधिकार, सूचना का अधिकार, अपने
या किसी और के विचारों को प्रसारित करने का अधिकार, व्यावसायिक विज्ञापन प्रसारित करने का अधिकार, किसी संगठन द्वारा आयोजित बंद के विरुद्ध अधिकार, हड़ताल के अलावा प्रदर्शन व विरोध का अधिकार, अंत में किसी न्यूज़पेपर पर पूर्ण प्रतिबंध के विरुद्ध अधिकार। तो ये अनुच्छेद 19 में 6 स्वतंत्रताओं के अलावा कुछ और भी अधिकार शामिल किए गए हैं। अब नेक्स्ट है अनुच्छेद 20, इसमें अपराध के लिए दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण प्रदान किया गया है। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। अनुच्छेद 20 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उस समय तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसने अपराध के समय लागू किसी कानून का उल्लंघन न किया हो। इसके साथ ही दूसरा अधिकार भी है इसमें कि एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार दंड दिया जा सकता है और इसके अलावा अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, अर्थात उसे अपने ही खिलाफ गवाह नहीं बनाया जा सकता, वो अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकता। तो ये अधिकार भी प्रदान किया गया है अनुच्छेद 20 के तहत। अब इसके बाद है आर्टिकल 21, जिसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा का अधिकार दिया गया है। ये अधिकार बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण तथा दैहिक स्वाधीनता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य किसी प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता। इसमें 44वें संवैधानिक संशोधन जो कि 1979 में हुआ था, उसमें जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को और अधिक महत्व प्रदान किया गया है। अब यह आपातकाल में भी जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सीमित नहीं किया जा सकता, ये सस्पेंड नहीं किया जा सकता। जैसा कि हम जानते हैं कि इमरजेंसी के समय सारे मौलिक अधिकार सस्पेंड हो जाते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा सस्पेंड किए जाते हैं, लेकिन एकमात्र यही अधिकार है आर्टिकल 21 जिसे सस्पेंड नहीं किया जा सकता। यहाँ एक विशेष बात यह भी है कि अनुच्छेद 21 में व्यक्ति का आशय नागरिक और विदेशी दोनों ही व्यक्ति से होता है। यहाँ केवल भारतीय नागरिकों से नहीं है, बल्कि भारतीय नागरिक के साथ साथ विदेशी नागरिकों से भी संबंध है इसका। इसके अलावा समय के साथ साथ कुछ और भी अधिकार एक्सपेंड किए गए हैं अनुच्छेद 21 के तहत। इसमें 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने नींद के अधिकार को भी जीवन जीने के लिए आवश्यक अधिकार माना है। वहीं उन्नीकृष्णन वर्सेस आंध्र प्रदेश स्टेट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 को एक्सपेंड करते हुए अन्य प्रावधानों को जीवन जीने के अधिकार में शामिल किया है। उनमें से कुछ अधिकार जो भी अमेंडमेंट है वो इस तरह से है। इसमें क्या क्या अधिकार शामिल किए गए हैं वो मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगी। इसमें विदेश जाने का अधिकार, शरण का अधिकार, चिकित्सीय सहायता प्राप्त करने का अधिकार, निजता का अधिकार, एकांतता के विरुद्ध अधिकार, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार, सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार, जेल के दौरान मृत्यु के विरुद्ध अधिकार, राज्य के बाहर न जाने का अधिकार, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार। इसके साथ ही मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीवन जीने का अधिकार, महिलाओं के साथ आदर व सम्मानपूर्वक व्यवहार करने का अधिकार और अंत में प्रदूषण मुक्त जल तथा वायु का अधिकार। तो ये सारे अधिकार हमारे जीवन जीने के लिए बहुत ही आवश्यक हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें जीवन के अधिकार के अंतर्गत शामिल किया है। इसके साथ ही कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को भी इसमें संवैधानिक संशोधन 86 के द्वारा 2002 में एक नया अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जिसके तहत 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क एजुकेशन की व्यवस्था राज्य के द्वारा प्रदान की जाती है। इसका प्रावधान 2002 में किया गया था। इसके बाद आता है आर्टिकल 22
कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। निरोध का अर्थ है नजरबंदी से। तो अनुच्छेद 22 के द्वारा बंदी बनाए गए व्यक्ति को कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि बंदी बनाने के कारणों को बताए बगैर किसी व्यक्ति को अधिक समय तक जेल में नहीं रखा जा सकेगा। 24 घंटे के अंदर उसे निकटतम न्यायाधीश के सामने उपस्थित किया जाएगा और बंदी बनाए गए व्यक्ति को वकील से सलाह लेने और अपने बचाव का प्रबंध करने का भी अधिकार प्राप्त है। लेकिन ये अधिकार 2 प्रकार के अपराधियों पर लागू नहीं होगा। पहला, शत्रु देश के निवासियों पर। दूसरा, निवारक निरोध अधिनियम या प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है तो उस पर उसे ये सुविधाएं, उसे ये संरक्षण प्राप्त नहीं होगा। जो सामान्य नागरिकों को अगर बंदी बनाए जाते हैं किसी अपराध के उपलक्ष्य में, तो उन्हें जो प्राप्त होता है वो प्रिवेंटिव एक्ट के तहत अरेस्ट किए गए व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा। तो इस तरह से आज हम लोगों ने राइट टू फ्रीडम को समझा और आई होप आपको सारे प्रोविज़न क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के बारे में जानेंगे। थैंक यू।